हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक साइंस में हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे प्रकाश के बारे में, यानी प्रकाश से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। यानी जिनके द्वारा अपन क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं, वो सब अपने लिए क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है प्रकाश का वो ये है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल का क्रम पूछ लें तो सबसे ज़्यादा मैंने क्या बताया, निर्वात में होता है, उससे कम गैस में, उससे कम द्रव्य में और सबसे कम ठोस में। यानी प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है? ठोस में होती है। अब प्रकाश के गुण, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की निर्वात में चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल और तरंगदैर्ध्य तो बदल जाती है। इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। प्रकाश की चाल और तरंगदैर्ध्य बदल जाती है लेकिन इसकी आवृत्ति है वो नहीं बदलती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि प्रकाश की चाल बदल जाती है, तरंगदैर्ध्य बदल जाती है लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत हैं, एक प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य है, ये प्राकृतिक स्रोत है, और कृत्रिम स्रोत जैसे मोमबत्ती है, विद्युत बल्ब है, माचिस है। ये प्रकाश के कैसे स्रोत है? ये प्रकाश के स्रोत है आपके कृत्रिम यानी मानव निर्मित। अब प्रकाश का परावर्तन सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के किसी वस्तु की सतह से टकराकर लौटने की परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी ये कोई सतह है, वो सतह कैसी होनी चाहिए? चमकीली होनी चाहिए। यानी एक और क्या होनी चाहिए? पॉलिश। तो इधर से कोई प्रकाश की किरण आएगी, ये यहाँ से टकराएगी और वापस क्या कर देगी? लौट जाएगी। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक पृष्ठ है। समतल दर्पण क्या होता है? जो अपन घरों में काम में लेते हैं ना, वह दर्पण कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। वो अच्छा परावर्तक होता है। अब अपन बात करते हैं परावर्तन के नियम। नियम जानने से पहले इस चित्र को देखते हैं। ये जो मैंने अभी लाइन खींची इसको बोलते हैं अभिलंब। कौन सा लंब? अभिलंब बोलते हैं। आने वाली जो किरण होती है ना, इसको बोलते हैं आपतित किरण, और ये किरण होती है, ये होती है आपकी परावर्तित किरण। तो यहाँ कोण बन रहा है, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। ये कोण कौन सा कोण है? आपतन कोण। ये कोण है परावर्तन कोण। आपतन कोण को मैं बोलता हूँ इंटीरियर एंगल और ये बोलता हूँ रिफ्रैक्टिव एंगल। तो ये कोण आई आपतन कोण है, ये कोण क्या है? आर। आने वाली किरण आपतित किरण, आने वाली किरण कौन सी किरण है? आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। अब अपन आगे बात करते हैं। परावर्तन के नियम किसकी बात करेंगे? अपन बात करेंगे परावर्तन के नियम। इम्पोर्टेंट है परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यानी जो अभी अपन ने कोण पढ़ा था ना कि कोण आई और कोण आर, तो ये कोण आई होता है ना, ये किसके बराबर होता है? कोण आर के बराबर होता है। कोण आई किसके बराबर होगा? आपका कोण आर के बराबर होगा। क्लियर है? अब देखो, परावर्तन के जो नियम है वो सभी सतहों के लिए वैध होते हैं। परावर्तन के जो नियम है वो सभी जो परावर्तन के नियम है ना, ये सभी प्रकार की सतहों के लिए क्या होते हैं? वैध होते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, सभी प्रकार की। ये एलडीसी में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं या वैध हैं तो सभी प्रकार की सतह, चाहे वो गोलीय सतह हो, चाहे वो समतल सतह हो, सभी प्रकार की सतहों पर ये क्या होते हैं? लागू होते हैं। अब यहाँ पर देखना, थोड़ा सा वो बाद में समझा देता हूँ। अब देखो, ये कोण आई था ना, ये कोण आर के क्या था? बराबर था। यानी ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण भी आपका कितना होगा? 30 डिग्री होगा, याद रख। लेकिन कभी कभार ऐसे दे देता है कि सतह से कोण है ना वो 30 डिग्री है। सतह से कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो बताओ
परावर्तन कोण कितना होगा। तब लोग क्या करते हैं 30 का 30 आंसर देख के आ जाते हैं, लेकिन उस टाइम ये गलत होगा, क्योंकि ये 30 दिया है तो ये कोण कितना होगा 60 होगा, क्योंकि अपन जानते हैं ये टोटल कोण कितना है 90, तो 60 माइनस 30 सॉरी 90 माइनस 30 तो ये कोण कितना 60, तब ये कोण कितना आएगा 60। दूसरी बात, यदि ये सतह नहीं होती तो ये किरण ऐसे चलती ना, तो ये इधर वाला यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनाना, इस कोण को बोलते हैं विचलन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, विचलन कोण कहते हैं, इस कोण को कहते हैं विचलन कोण। ये विचलन कोण कैसे निकालते हैं, तो विचलन कोण निकालने के लिए आपको 180 में से आई और आर को जोड़कर घटा करना है। आई और आर को जोड़ के 180 में से घटा दोगे तो कौन सा कोण आ जाएगा, विचलन कोण। क्लियर है। चलो जी अब चलते हैं अपन आगे। अब बात करते हैं समतल दर्पण, यानी जो आपका दर्पण है वो क्या है। दर्पण ये कांच की तरह होता है जिसकी एक सतह पर पॉलिश होती है तथा दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सीधा वो तो क्या होता है समतल, और जो गोलीय होते हैं यानी कुछ इस प्रकार के जो दर्पण होते हैं ना, वो कौन से दर्पण कहलाते हैं, आपके गोलीय दर्पण कहलाते हैं। क्लियर। समतल दर्पण, यदि परावर्तक पृष्ठ समतल हो तो उसे समतल दर्पण करें। नोट, दर्पण पर जो पॉलिश होती है ना वो AgNO3 जिसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट या फिर चांदी या पारे की पॉलिश होती है। आपको पूछ सकते हैं दर्पण पर पॉलिश किसकी होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, AgNO3 की क्या होती है, पॉलिश होती है, जिसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अब बात करते हैं समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के गुण, यानी कौन कौन से गुणों से प्रतिबिंब बनते हैं। पहला गुण, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। ध्यान रखना, पहला प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, यानी समतल दर्पण में न तो प्रतिबिंब छोटा होता है ना ही बड़ा होता है। तीसरी बात, यदि दर्पण वस्तु से a दूरी या वस्तु की ओर a दूरी तक विस्थापित होता है तो प्रतिबिंब 2a दूरी से विस्थापित होगा। ये क्वेश्चन C-TET में बार बार आता है। किस में आता है ये क्वेश्चन, C-TET में बार बार आता है। क्लियर है। आगे बात करते हैं समतल दर्पण का आवर्धन। किसका, समतल दर्पण का आवर्धन। समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, 1 होता है। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना, आवर्धन 1 होता है, इसको समझ गए क्या। यानी आवर्धन का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात निकाले तो 1 होता है, क्योंकि ये प्रतिबिंब जितना ही बिंब होता है तो दोनों कट जाते हैं, तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। अब देखो, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की आधी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी C-TET में बार कि 6 मीटर का कोई व्यक्ति है, वो अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो आपका आंसर क्या होना, आधा होगा, यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि ये 6 मीटर का तो ये कितने मीटर का होगा, 3 मीटर का। क्लियर। आगे देखो, समतल दर्पण की फोकस दूरी तो अनंत और समता शून्य। समता शून्य का मतलब ये क्या करता है, न तो किरणों को अभिसरित करता है, न ही अपसरित करता है। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूर वस्तु रखी हो। जब एक दर्पण को किसी निश्चित कोण थीटा से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण दोगुने कोण से घूम जाती है, यानी थीटा के सापेक्ष 2 थीटा और a दूरी के सापेक्ष 2a दूरी, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। समता क्या होती है, शून्य होती है, और प्रतिबिंब बराबर मिलता है। यदि यहाँ वस्तु है तो यहाँ क्या बनेगा, प्रतिबिंब। यदि ये h दूरी से है तो ये कितनी दूरी से होगा, h दूरी से। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइप गोलीय दर्पण की। कौन से दर्पण की, गोलीय दर्पण कांच के किसी गोले का भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई का मतलब एक पर पॉलिश होती है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जो मैंने बताया था ना एक प्रकार से, वो क्या होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो, वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है।
और जिसके धसे हुए भाग पर क्या होती है पॉलिश, वो होता है उत्तल दर्पण। क्लियर। ऐसे दर्पण जिनमें परावर्तक दबी हुई सतह से होता है अवतल दर्पण कहलाता है, यानी दबी हुई सतह, इससे क्या हो रहा है परावर्तन। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह आने वाली किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है फोकसित करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसका उपयोग सर्च लाइट में, दूरदर्शी में, सिनेमा के प्रोजेक्ट में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, परमाणु भट्ठी में प्रकाश को एकत्रित करने में किया जाता है। उत्तल दर्पण ऐसे दर्पण जिनमें परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है उत्तल दर्पण कहलाते हैं। इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि ये अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है, यानी ये इस प्रकार से होता है। तो ये किरण आएगी तो ये ऐसे कर देगा, इधर से आएगी ऐसे कर देगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं अपसारित दर्पण कहते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं की बात करें। वक्रता केंद्र, गोले दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र। जैसे ये गोल बनाया तो मैं इसको पूरा बना सकता हूँ ना, पूरा बनाने पर ये किसी गोले का क्या होता है केंद्र, तो ये केंद्र इस दर्पण के लिए क्या कहलाता है वक्रता केंद्र कहलाता है, इस वाले दर्पण के लिए। चाहे पॉलिश इधर कर दो चाहे पॉलिश अंदर कर दो। क्लियर है। ये क्या कहलाता है वक्रता केंद्र, इसे सी से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या आर, यानी यहाँ से यहाँ की जो दूरी थी ना इसको क्या बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, पहले ध्रुव की बात कर लेते हैं अपन थोड़ी सी। ध्रुव क्या होता है, यानी ये जो वक्रता केंद्र होता है ना इसके जिस भाग पर पॉलिश कंप्लीट कर दें इस पूरे भाग को कहते हैं द्वारक। द्वारक है दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल का प्रभावी व्यास होता है ना ये वाला, ये क्या कहलाता है द्वार। इस द्वारक का मध्य बिंदु होता है ना ये कहलाता है ध्रुव पी। दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं ध्रुव कहते हैं। और ये क्या थी वक्रता केंद्र सी। तो देखो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा ना ये काल्पनिक ऐसी रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली ये मैं एक रेखा खींच लूँ तो ये रेखा क्या कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। इस मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण आए तो ये इस प्रकार से काटेगी ना एक दूसरे को। इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या दूसरे वाले में काटती हुई प्रतीत होगी मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के से परावर्तन के पश्चात इस बिंदु को मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वो बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। फोकस दूरी, इस एफ से ध्रुव के बीच की दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर दूरियाँ कितनी आई दो, एक तो कौन सी दूरी वक्रता त्रिज्या वाली, ये एक फोकस दूरी वाली। इन दोनों में संबंध होता है आर बराबर होता है 2f। आर बराबर क्या होता है 2f। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अभी सीटी में पूछा था ये। या एफ बराबर क्या हो जाएगा r/2, यानी r में 2 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा एफ निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अब प्रतिबिंब की बात करते हैं, यानी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। प्रतिबिंब, प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी ये किरण ऐसे काट दे कहीं तो यहाँ पर काट रहा है ना तो ये बिंदु क्या कहलाएगा प्रतिबिंब कहलाएगा। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ किरणें वास्तव में काटती है वो क्या कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और ये हमेशा ही उल्टा बनता है। ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही क्या बनता है उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब, जैसे ये था ना आपका कौन सा दर्पण उत्तल दर्पण, ये किरण ऐसे चलेगी ये ऐसे काटेगी तो नहीं, लेकिन पीछे की ओर जैसे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी ना, तो यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा आभासी प्रतिबिंब। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते और ये प्रतिबिंब हमेशा ही कैसा बनता है सीधा। अब गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के निर्माण है वो अपन अगले वीडियो में बनेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच।